बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज लिया है और डी क्यू इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं लिया और इसको यूज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घर से कोई कह भी रहा था इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस का जो नाम ले रहा था ना, देखिए ये इक्वेशन हम लिख तो रहे हैं बट एडियाबैटिक वाली बात को काम में लेना पड़ेगा। तो अब आपको भी ध्यान रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन जीरो होता है ना। हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ना सिस्टम में आती है हीट ना सिस्टम से जाती है। इस बात को हम यूज नहीं ले रहे थे, बाकी सारे फॉर्मूलाज तो ठीक है, ये काम आएंगे सब, बट एक जो मिसिंग था वो ये एक इंफॉर्मेशन थी। ओके, अगर हम ट्रांसफर करें तो क्या होगा, du इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू, ऐसा लिख सकते हैं ना ट्रांसफर करके, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ट्रांसफर नहीं करे तो यही चेंज कर सकते हैं। 0 इक्वल टू पी डीवी प्लस सीवी dt। ध्यान दें dw के प्लेस पर pdv और du के प्लेस पर cv dt, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो dt है, इस dt की वैल्यू यहां पर भी है, देख ले, है ना, dt की वैल्यू यहां पर भी है। एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, चलिए तो pdv प्लस cv, pdv प्लस cv dt के प्लेस पर ये एक्सप्रेशन पुट करते हैं vdp प्लस pdv, vdp प्लस pdv अपॉन अपॉन क्या है कैपिटल R इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा कैपिटल R को एलसीएम लेकर आगे बढ़े तो क्या आएगा, आर पी डीवी प्लस सीवी वी डीपी प्लस सीवी पी डीवी इक्वल टू 0। आर एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो कोई दिक्कत नहीं है 0 में। तो जो कॉन्सेप्ट हम मिस कर रहे थे वो था डेल्टा क्यू को 0 करने का, डी क्यू को 0 करने का। एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू 0 होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज लेना था। ओके, यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो किसको यूज लिया, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और उसमें डी क्यू को 0 किया। एक इक्वेशन हमारे सामने है, इसको ऑर्डर सही करके भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में dt की वैल्यू हमने कहां से पुट की, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल PV इक्वल टू RT, इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में और dt की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म मैं अंडरलाइन कर देता हूं जहां से आप कॉमन ले सकते हैं। इन 2 टर्म्स में से आप पीडीवी कॉमन ले सकते हैं, ठीक बात, पीडीवी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा, आर प्लस सीवी और बाहर लिख देता हूं पीडीवी। तो जिनको अंडरलाइन किया है उनमें से मैंने पीडीवी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, आर प्लस सीवी और बाहर अब ये थर्ड जो मिड वाली टर्म है सीवी वी डीपी इक्वल टू 0, ठीक है। आर प्लस सीवी, आर प्लस सीवी क्या होता है, सीपी, याद आ गया ना मेयर रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आप लिखते हैं आर, दैट मीन्स सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी, होगा ही होगा। तो आर प्लस सीवी के प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, सीपी पी डीवी प्लस सीवी वी डीपी इक्वल टू 0। तो ये जो हम यहाँ पर ये चल रहे थे ना सीपी, ये यूज नहीं आकर क्या यूज आना था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यहाँ लिख भी देता हूँ डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। और इस कंडीशन को यूज लेते ही यहाँ पहुंचे, ट्रांसफर किया थोड़ा इधर उधर, और dt की वैल्यू आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। ओके, तो ये जो पोर्शन था वो काम में नहीं आकर
यहाँ पर ये डिफरेंट हो गया। अब एक्सप्रेशन जो लास्ट आपके सामने है, इसमें आपको कुछ डिवाइड करना है ताकि हम इंटीग्रेट करने की कंडीशन में आ जाए। और डिवाइड किससे करना है? CV PV, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो CV P और V, इससे डिवाइड करना है इस पूरी इक्वेशन को। इस इक्वेशन में दो ही टर्म है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो पहले देख लें, CP PdV डिवाइड करना है किससे? CV PV, ये दिमाग में फिट कर लेना, CV PV से डिवाइड, प्लस न्यूमरेटर में CV V DP, ऐसा ही कुछ है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? CV PV इक्वल टू 0, 0 से डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। क्या आ जाएगा? CP अपॉन CV DV अपॉन V प्लस DP अपॉन P इक्वल टू 0। देखा, CV कैंसिल, V कैंसिल, तो DP अपॉन P। हाँ, इसमें एक रेशो होता है, यहाँ मैंने उल्टा सोचा भी बट वो याद नहीं आया। देखो ये जो गामा है ना, ये गामा किसके प्लेस पर है? CP अपॉन CV के प्लेस पर। CP अपॉन CV होता है गामा। कल लास्ट क्लास में कह भी रहा था मैं कि कल यूज लेंगे। CP और CV का रेशो 1 से बड़ा होता है, तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ये CP अपॉन CV के प्लेस पर लिखा है गामा, 1 अपॉन V DV, 1 अपॉन P DP इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन V DV है, 1 अपॉन P DP है, तो इंटीग्रेशन करने की कंडीशन में आ गए हम। यहाँ पर अगर आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? लॉग E बेस V, बाहर गामा है एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? प्लस log E बेस P इक्वल टू सम कांस्टेंट, या नहीं, इक्वल टू सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। नीचे के लिख दें, चलिए के नहीं लिखते हैं, ओके, या के लिख दें, चलिए इनिशियली कांस्टेंट लिखते हैं कुछ, K1, फर्स्ट कांस्टेंट K1, ओके। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर log E बेस x कुछ है और बाहर कुछ प्रोडक्ट में है n, तो इसका मतलब होता है log E बेस x टू दी पावर है, n को पावर में भी पहुंचा सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें, अगर आपको log 10 बेस 1000 की वैल्यू पता है ना, और log 10 बेस 10 की वैल्यू भी पता है, तो आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं, बस इसलिए मैंने आपको एग्जांपल सामने दिखाए हैं। कैसे? log 10 बेस 1000, तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसा कर सकते हैं। अब जो 10 की पावर 3 है, जैसे x की पावर n है ना, ये इसको मैं 3 आउट करके log 10 बेस 10 लिख सकता हूँ। और log 10 बेस 10 कितना होता है? 1, तो आ जाएगा ना 3, 3 इंटू 1 3। तो कुल मिलाकर अगर वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है तो उसको बाहर भी कर सकते हैं, और बाहर है तो अंदर भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट को प्रोडक्ट में भी ला सकते हैं, और प्रोडक्ट में है तो उसको एक्सपोनेंट में पहुंचा भी सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि log E बेस V दिख रहा है और बाहर प्रोडक्ट में कौन है? गामा। गामा क्या होता है? CP अपॉन CV, यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज CP अपॉन CV इक्वल टू क्या होता है? गामा। यहाँ भी लिखा हमने गामा, यहाँ भी लिखा, ठीक है। तो ये गामा किसके पावर में पहुंचेगा, किसका एक्सपोनेंट बन जाएगा? V का। तो देखिए log E बेस V टू दी पावर गामा प्लस log E बेस P इक्वल टू सम कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट। आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी log की, वो आज भी काम आएगी, log m प्लस log n, ये बीच में प्लस है ना, तो log के दो एक्सप्रेशन और बीच में प्लस है, तो आप उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कल बट माइनस वाला था शायद, है ना, माइनस होता है तो रेशो और प्लस होता है तो प्रोडक्ट। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी एक और, log E बेस V टू दी पावर गामा इंटू P इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स
v to the power gamma into p is a constant। log e बेस है ना, जो भी है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी e टू दी पावर k1। मैथमेटिक्स वाले शायद जानते होंगे, e टू दी पावर k1। आपको बताया था शायद एक बार, log 10 बेस 100 इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, 10 टू दी पावर 2 इक्वल टू 100। तो बेस की पावर रिजल्ट इक्वल टू 100। तो बेस क्या है e और रिजल्ट क्या है k1। e टू दी पावर k1 क्या होगा, v टू दी पावर गामा इंटू p। v टू दी पावर गामा इंटू p क्या होगा, e टू दी पावर k1। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v टू दी पावर गामा इंटू p इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हम जो सीपी के चक्कर में स्टार्टिंग में फंस गए थे वो गलत था। सीपी सीवी यूज तो आएगा, बट एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन जीरो होता है, डीक्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको तो भूल जाए थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डीक्यू जीरो, रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। ओके, ये आपके सामने है। देन डीडब्ल्यू के प्लेस पर पीडीवी, डीयू के प्लेस पर सीवीडीटी। कहां से, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है। तो डीडब्ल्यू के प्लेस पर पीडीवी, डीयू के प्लेस पर सीवीडीटी और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये जो dt है, इस dt को रिप्लेस करना है, करना ही पड़ेगा। और किससे किया था हमने, PV इक्वल टू RT, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार में एक का होता है, दो वेरिएबल है, P एक वेरिएबल है, V एक वेरिएबल है, दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं होता। तो क्या होता है, PdV प्लस VdP इक्वल टू RdT। एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, यहाँ तो एक ही वेरिएबल है टाइम, तो dt इक्वल टू क्या आ जाता है, सही बात, dt इक्वल टू ये आ जाता है। और उसकी वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये dt के प्लेस पर। उसके बाद R एलसीएम लिया, 3 टर्म्स आ गई, और अंडरलाइन की भी अभी भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। इन दोनों टर्म्स में से पीडीवी कॉमन आ रहा है ना, पीडीवी कॉमन आ रहा है। और पीडीवी कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, आर सीवी, आर प्लस सीवी। आर प्लस सीवी क्या बताया था आपने, सीपी। मेयर रिलेशन से सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर था, तो आर प्लस सीवी हो जाएगा सीपी। बाकी सब वैसा का वैसा। हाँ इंटरेस्टिंग, अब डिवाइड देना, सीवी पीवी, मतलब इसका तो अच्छे से रट्टा लगा लेना। सीवी पीवी डिवाइड किससे देते हैं अब, सीवी पीवी से। कहीं दिया था डिवाइड, देखो ये सीवी पीवी से इस इक्वेशन को डिवाइड दिया। अदरवाइज आपको ऐसा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा जिसको आप इंटीग्रेट कर सके, इसलिए हमें सीवी पीवी से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए जिसको आप इंटीग्रेट कर सके। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ 1/v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log v, 1/p का p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log p। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको मान सकते हैं। और cp अपॉन cv के प्लेस पर क्या कहा हमने, गामा। ये गामा प्रोडक्ट में है ही बाहर। और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई कॉफिशिएंट प्रोडक्ट में है तो वो पावर में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको पावर में पहुंचा सकते हैं, पहुंचाया ना हमने। log 10 बेस 1000 का आंसर 3 आता है, दोनों तरह से आता है। log 10 बेस 1000, ये 1000 ही तो है, इसका आंसर भी 3 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी 3 आएगा। इसका मतलब 10 टू द पावर 3 है, वो भी बात सही है। 3 इंटू log 10 बेस 10 है, वो भी सही है। तो कुल मिलाकर अगर कॉफिशिएंट बाहर है तो उसको एक्सपोनेंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। किया हमने, कॉफिशिएंट बाहर था, इसको एक्सपोनेंट में ट्रांसफर कर दिया, v टू द पावर गामा। और log m प्लस n होता है log mn, तो mn कर दिया। फिर एक और कॉन्सेप्ट, e टू द पावर k1 इक्वल टू क्या होगा, p टू द पावर गामा इंटू p, e टू द पावर k1 इक्वल टू दिस। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट। तो बाद में तो सब कर लेते हैं, स्टार्ट ध्यान रखना। ओके, तो एक टॉपिक और हो पाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये, जो आप कह रहे हैं आपके स्कूल्स में नहीं करवाया है ना। कुछ कह रहे हैं कि 2 दिन में चैप्टर हो गया, कैसे हो सकता है, मतलब मैं तो खुद सोचने में ही नहीं आ रहा कैसे हो सकता।
तो वो तो ये होता है कि भाई स्कूल वालों को मैनेजमेंट को बोलना होता है ना कि सिलेबस हो गया क्या, तो वो बोल सकें क्या हो गया, इसलिए ऐसा करवाया होगा। चलिए, तो इसमें हमारा शुरू में कुछ 5 to 10 मिनट्स या 5 मिनट्स एटलीस्ट वेस्ट हो गए थे, बट फाइनली हमने इसको कंप्लीट किया और रिवाइज भी कर लिया। और मैं सोचता हूँ अगर कोई बच्चा एक बार बिना देखे रफ पे प्रैक्टिस कर ले तो वो एग्जाम में भी कर देगा। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये करवाना जरूरी था क्योंकि अब जो टॉपिक करेंगे उसमें हम इसको डायरेक्ट यूज लेंगे, किसको, v टू दी पावर गामा इनटू p इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको यूज लेंगे। नाउ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, टॉपिक है नया, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप कहेंगे ये तो करवाया है या नहीं, पता नहीं, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो कोई भी वर्क डन पता करना हो आइसोथर्मल में या एडियाबैटिक में, तो स्टार्ट कहां से होता है, स्मॉल वर्क डन इज गिवन एज, आप सभी कहेंगे यस, पीडीवी। स्मॉल वर्क डन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, पीडीवी, है ना। मैकेनिक्स में तो होता है एफ इंटू डी एक्स, बट थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है पी इंटू डीवी, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वॉल्यूम V1 से V2 तक, और ये पीडीवी, है ना। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन वॉल्यूम V1 से V2 तक। अब ये जो P है ना, इस P को ऐसा कह सकते हैं क्या, इस P को, यस क्योंकि कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है वो, तो उससे P मुझे ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल टू फ्रॉम V1 टू V2, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, कोई प्रोसेस हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा होगा, है ना। ओके, 1 अपॉन V टू दी पावर गामा, ये K भी ले लेते हैं, चलिए K अपॉन V टू दी पावर गामा, K को आउट कर दें, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। ओके, अब इस V टू दी पावर गामा को थोड़ा सा इस कंडीशन में ले आए कि हम इंटीग्रेट कर सकें इसको, V टू दी पावर माइनस गामा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आए तो पावर नेगेटिव हो गई। ओके, अब एक फॉर्मूला जो आप जानते हैं x टू दी पावर n dx क्या होता है, ठीक बात, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो क्या करें, ये x की पावर जो n है ना, हमारे यहाँ पर n के प्लेस पर कौन है, माइनस गामा, और वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम x का, है ना, यहाँ पर x के प्लेस पर वॉल्यूम है, तो सोच पा रहे हैं आप क्या होगा इंटीग्रेशन के बाद, यस है ना। तो क्या होगा, W इक्वल टू K V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, बिग ब्रैकेट क्लोज, V1 टू V2, पावर कट, आपको तो दिख रहा है क्लियर, इंटीग्रेशन सही किया इस फॉर्मूले को यूज लेकर, गामा माइनस में है इसलिए, है ना, तो माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, लिमिट से अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट V2 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक बात। एलसीएम कुछ आ सकता है क्या, क्या एलसीएम आएगा, माइनस गामा प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, वो एलसीएम आ गया, कॉमन हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ ये जो के है ना, कैपिटल के, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अंदर प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं के को अंदर प्रोडक्ट कर दिया, अब ये के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है ना, जो फाइनल स्टेट होती है वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1,
थर्मोडायनेमिक स्टेट बी पोजीशन में चले गया, इनिशियली कहाँ था, किसी ए स्टेट में था, यहाँ पर 2 कर देता हूँ फाइनल स्टेट के लिए, है ना, एक्सप्रेशन में 2 2 2 कर दिया, और इनिशियल स्टेट में मतलब ए स्टेट में V1 P1 और T1। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तीनों चेंज होते हैं, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी और टेम्परेचर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं होता, बाकी 2 होते हैं, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तीनों चेंज हो सकते हैं। अब देखिए ए स्टेट के लिए के क्या होगा, V1 पावर गामा T1। ए स्टेट पर के क्या होगा, देख रहे हैं ना, के इक्वल टू। बी स्टेट में के क्या होगा, थोड़ा बोलिए, V2 की पावर गामा इंटू P2, समझ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ना वो हर पॉइंट पर काम करती है। अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कह रहे हैं तो ये हर मोमेंट पर काम करेगी। जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस स्टेट में है तब भी और इस स्टेट में है तब भी। तो इस स्टेट में इक्वेशन क्या हो जाएगा और इस स्टेट में इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस के का आप रोल देखिए, जब ये के V2 के साथ प्रोडक्ट में है तो मैं इस के को क्या लिख रहा हूँ, V2 की पावर गामा इंटू P2 और इंटू के साथ इंटू में कौन है, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। तो ये जो अंडरलाइन है ना, ये अंडरलाइन किसके प्लेस पर है, के प्लेस पर। और V1 ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें जो के है, इस के प्लेस पर मैं ये लिखूंगा V1 पावर गामा इंटू P1 इंटू V1 माइनस गामा प्लस 1 और कंप्लीट डिवाइड में क्या है, माइनस गामा प्लस 1। तो के का रोल देखो, यहाँ के की वैल्यू थी ये और यहाँ के की वैल्यू हमने पुट की ये, क्यों, ताकि एक्सप्रेशन सिंपल हो जाए, एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए होगा क्या सिंप्लीफाई, मुझे लगता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब देखते हैं कितने बच्चों को बात समझ में आई, घर से भी बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। P2 तो ठीक है, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और V2 की पावर गामा माइनस गामा और ये प्लस गामा कैंसिल, तो V2 की पावर 1 बची ना, V2 की पावर 1 को हम लिखते नहीं है। सिमिलरली हियर माइनस P1 ऐसा का ऐसा, V1 की पावर प्लस गामा, V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। आपको पता है ना प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है, तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, तो V2 की पावर 1 यहाँ V1 की पावर 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P2 V2 इक्वल टू RT2, इस स्टेट में P2 V2 इक्वल टू RT2 1 मोल के लिए, या अगर n मोल्स के लिए करें तो P2 V2 इक्वल टू nRT2। और इस स्टेट में इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू nRT1। तो आप P2 V2 के प्लेस पर nRT2 लिख सकते हैं, P1 V1 के प्लेस पर nRT1 लिख सकते हैं और nR कॉमन भी ले सकते हैं, सही बात। तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 और कॉमन क्या आ जाएगा, nR। ऑर्डर में लिखना चाहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, देखिए W इक्वल टू nR ब्रैकेट T1 माइनस T2 अपॉन, बोलिए, गामा माइनस 1, T1 माइनस T2। आपको कुछ पता नहीं लगा, ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, तो नीचे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, गामा माइनस 1, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर से एक नेगेटिव एक्स्ट्रा कॉमन ले लिया, वो नेगेटिव नीचे चला जाएगा, समझ लो। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए किया इसको, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो ये एक्सप्रेशन सबसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। जब एक्सपेंशन होता है ना तो टेम्परेचर कम होता जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है भाई, एक्सपेंशन होगा तभी तो वर्क होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सपेंड करेगा तभी तो वर्क होगा। अब एनर्जी आप दे नहीं रहे हो तो खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होता है, फाइनल टेम्परेचर कम हो जाता है।
फाइनल टेम्परेचर कम हो जाता है। किसी प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो वो कूल होता जाएगा, सिस्टम कूल होता जाएगा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज ले रहा है वर्क करने के लिए, क्योंकि आप तो हीट दे नहीं रहे। एडियाबैटिक में क्या जीरो होता है ना, और फिर भी सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो खुद की एनर्जी यूज ले रहा है तो वो कूल होता जाता है। इसलिए कौन कम होता है, T2 कम होता है, T1 ज्यादा होता है। तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको स्टार्ट ध्यान रखना है। और वो जो K का रोल था ना, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, आधे में आप फिर चक्री आ जाएगी। यहाँ पर यहाँ K का रोल देख लिया। जो V2 के साथ प्रोडक्ट है उसको क्या लिखा है, V2 की पावर गामा P2। जो V1 वाले के साथ प्रोडक्ट में इसको क्या लिखा है, V1 की पावर गामा P1। इक्वेशन ऑफ स्टेट काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। तो या तो मैं आपको बता देता कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, फिर आपको मैं ये डेरिवेशन कराता तो मजा नहीं आता। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कि बस बता दो होता है। हमने डेराइव कर लिया इसको कि होता है वास्तव में, डेल्टा क्यू को 0 पुट करके हमने डेराइव किया था इसको, है ना। तो ये काम भी हो गया। अब कितना टाइम है, तो हीट इंजन कर लेना बिल्कुल हैप्पीली, जबरदस्ती नहीं भाई। चलिए, तो हीट इंजन, जिनको परेशानी होती है वो शायद गायब है आज, इसलिए चलिए तो कर लेंगे आप ये 1/, इसको ऊपर लाए, इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स अप्लाई की, और के बाहर था अंदर पहुंचाया इस तरह से, और लास्ट में आइडियल गैस इक्वेशन यूज आ गई, है ना। यहाँ पर क्या था, आई थिंक P2V2, उसको मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर क्या था P1V1, उसको हमने क्या लिख दिया था, और NR कॉमन आकर ये आपके सामने है सब कुछ। चलिए, तो फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, और क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। उसमें टॉपिक है हीट इंजन। क्या होता है हीट इंजन, तो हम कहते हैं हीट इंजन is an arrangement by which we receives work on the cost of heat. When we supply heat to the system, we receives work in joule, work, mechanical work. तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसी कोई मैकेनिज्म है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो हीट एब्जॉर्ब करता है और हमें क्या देता है उसके रिजल्ट में, वर्क, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं हीट इंजन। हीट इंजन इज द सिस्टम whose sole result is to give work at the cost of heat. हीट की कॉस्ट पर वो हमें क्या देता है, वो ही होता है इंजन। अब हीट इंजन के पार्ट्स क्या हैं, हीट इंजन में आपसे पूछेंगे क्या, तो हीट इंजन का एक फ्लो चार्ट होता है। कोई इंजन आपके लिए नहीं है, उसका एक फ्लो चार्ट है आपके सिलेबस में, तो उस फ्लो चार्ट को आप समझें। हीट इंजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी गैसियस सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्किंग सब्सटेंस होता है। वो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, वो वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है। बट हीट इंजन की कुछ ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, कोई भी हीट इंजन कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उस हीट का, एब्जॉर्ब हीट का कुछ पोर्शन वो सराउंडिंग में वेस्ट कर देता है और कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी का कुछ पोर्शन तो वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है विच इज यूजफुल, बट कुछ पोर्शन वेस्ट चला जाता है सराउंडिंग में। अब ये हीट मिलती कहाँ से है, ये हीट मिलती है सोर्स से। ये हीट कहाँ से मिलती है, हीट का एक सोर्स होता है, सोर्स से। इसको हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं। हॉट रिजर्वायर। और ये जो एक्स्ट्रा हीट बचती है जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है वर्किंग सब्सटेंस, वो कहाँ चले जाती है, सिंक में। आप कहेंगे सिंक क्या होता है, तो आपको अपने घर का सिंक याद आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, सिंक है ना, एक जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप
सप्लाई कर दो, उसका पेट कभी नहीं भरता। ऐसा कहीं सिस्टम है तो वो सब क्या है, सिंक। तो ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है जो हमें दिखाई देता है, इंजन के लिए ये पूरा एटमॉस्फेयर ही सिंक है। हमारे जो इंजन होते हैं वो हीट रिलीज करते हैं, वो कहाँ जाती है, सराउंडिंग में। और सराउंडिंग का टेम्परेचर नेग्लिजिबल चेंज होता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर में एक इंजन क्या चेंज करेगा, कुछ नहीं, है ना। तो सिंक एक ऐसा कूल रिजर्वायर होता है जिसको कितनी भी हीट सप्लाई करो उसका कूल टेम्परेचर कूल ही रहता है, लो टेम्परेचर लो ही रहता है। तो सिंक क्या होता है, एक कूल रिजर्वायर, कूल रिजर्वायर। ओके, तो हीट इंजन के बस ये तीन ही पार्ट है। सोर्स एक हॉट रिजर्वायर होता है जहां से वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। उस हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है वर्किंग सब्सटेंस, और रेस्ट पार्ट वो सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देता है, फ्लो चार्ट में कहते हैं सिंक को ट्रांसफर कर देता है, और वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। समझ रहे हैं, इनिशियल स्टेट में एक साइकिल पूरी हो गई। जब साइकिल पूरी हो जाती है तो कौन जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो। फिर वापस साइकिल रिपीट होती है, वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है, और रेस्ट पार्ट सिंक को ट्रांसफर कर देता है, मतलब एनवायरनमेंट में वेस्ट चला जाता है। और जब वो वापस हीट एब्जॉर्ब कर देता है कुछ पार्ट, तो वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, साइकिल पूरा। और ये साइकिल चलता ही रहता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, अपनी इनिशियल स्टेट में आता है, वापस हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, हीट इंजन का एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया। आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, डिफाइंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ इट। हीट इंजन क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट, ये वो सब, उसके मेन पार्ट क्या है, उनके नाम आपको लिखने होंगे, है ना। सोर्स हॉट रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस सिंक, कूल रिजर्वायर, बस यही होता है। कौन कहाँ से हीट लेता है, कहाँ जाती है, तो वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट लेता है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है, रेस्ट पार्ट हीट का सिंक को ट्रांसफर कर देता है कूल रिजर्वायर को। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एफिशिएंसी एट, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी को एक सिंबल है ईटा, क्या बोलते हो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ईटा। इसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूले से पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है, आप डेफिनेशन सुनने के बाद थोड़ा अपना ओरिजिनल दिमाग लगाना कि डेफिनेशन ठीक है या नहीं। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड बाय amount of work done in a cycle and absorbed heat in a cycle। Q1 हीट एब्जॉर्ब की और W वर्क किया, ठीक है। तो W अपॉन Q1 क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो कौन सा हीट इंजन अच्छा होगा, जो हीट एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा वर्क करता है। अगर W ज्यादा हो तो ईटा ज्यादा मिलेगा, और वो इंजन खराब कहा जाएगा जो काफी हीट एब्जॉर्ब करता है बट W कम देता है, तो ईटा कम मिलेगा। तो दिस इज द परफेक्ट रेशियो, W अपॉन Q1 इज द परफेक्ट रेशियो व्हिच डिफाइंस एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या है, इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ वर्क डन इन अ साइकिल एंड एब्जॉर्ब्ड हीट इन अ साइकिल। एक साइकिल में इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो शायद 30 सेकेंड्स में हो जाएगी, मुझे बताइए W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो सकता है क्या, Yes. किस बेसिस, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप यूज ले सकते हैं क्योंकि उसका भी बेस एनर्जी कंजर्वेशन ही है, क्योंकि आपने Q1 हीट एब्जॉर्ब करवाई वर्किंग सब्सटेंस को, उसमें से Q2 ले ली, तो नेट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की वर्किंग सब्सटेंस ने, Q1 माइनस Q2, और उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, W। तो ये जो W न्यूमरेटर में दिख रहा है, इस W के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 तो है ही, तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ
ईटा मतलब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो पहली बात, हीट इंजन क्या है? हीट इंजन इज द सिस्टम which converts heat energy into work, some part of heat energy into work, that's it. Okay, main part नाम याद रह जाएंगे, source hot reservoir, working substance sink cool reservoir, दो नाम है इनके, दोनों याद कर लेना। Okay, then efficiency of heat engine एक important definition जो पूछ सकते हैं, it is defined by the ratio of amount of work done in a cycle and absorbed heat in a cycle, W upon Q1। okay, अब W क्या होगा वो आपने बताया और सही बताया। कुछ लोग इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बताते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दैट्स इट। ईटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। ईटा की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? ईटा की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? एक केस में हो सकती है, एक आइडियल हीट इंजन हो जो कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। W2 0, सॉरी Q2 0। अगर आप कोई हीट इंजन Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो Q2 कुछ रिलीज ही नहीं करेगा, Q2 रिलीज ही नहीं करेगा, तो Q2 0 हो जाएगा, तो ईटा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वापस सुनिए, ईटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और ईटा 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होता है आइडियल इंजन के केस में, और आज तक ऐसा कोई आइडियल इंजन बन नहीं पाया है जिसमें ईटा की वैल्यू 1 हो जाए। आइडियल इंजन थियोरेटिकली हो सकता है जो कंप्लीट एब्जॉर्ब हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, तब ईटा 1 हो सकता है। तो एफिशिएंसी की अगर 100% वैल्यू होती है तो 100% का मतलब है एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब एफिशिएंसी 1। अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 25% है, दैट मींस 1/4। 25% मतलब ईटा की वैल्यू कितनी पता ही है आपको? 1/4। अगर 50% एफिशिएंसी है तो ईटा की वैल्यू 1/2। 100% एफिशिएंसी तो 1 हो जाता है, और 100% किसी इंजन की एफिशिएंसी होती ही नहीं, मतलब ईटा की वैल्यू 1 होती ही नहीं। हीट इंजन। इसके बाद एक आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये उल्टा काम करते हैं। इसकी बात हम कल करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे, कार्नोट इंजन भी कल ही करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.